The audio could not be captured in the recording. Okay. All right. ठीक है. Good. आप दोनों ने सही बताया. So you have given the right examples. और बाकी सब लोगों को वो example समझ में आए कि अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो ऑड नंबर का आना, प्राइम नंबर का आना और इवन नंबर का आना, दीज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट? ठीक है. लेट्स मूव अहेड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. मैम यस. मैम एक डाउट है. हाँ बोलो. मैम एक इवेंट जिसमें सारे एलिमेंट सारे पॉसिबिलिटीज कवर हो जाए. फॉर एग्जांपल डाइस में 1 to 6 कोई इवेंट है जिसमें 1 to 6 सारे आ जाए, और एक सेकंड इवेंट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए. फॉर एग्जांपल लेस देन 1, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. तो वो दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा, एग्जॉस्टिव होगा. हाँ मतलब इफ़ यू गो बाय डेफिनेशन तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं. बिकॉज इफ़ यू से सो यू विल से बेसिकली आप ऐसे बोलेंगे कि दो इवेंट्स हैं. वन इवेंट इज़ कि द नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड द अदर इज़ कि द नंबर इज़ लेस देन 1, राइट? जब आप डाइस उछाल रहे हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए बिकॉज या तो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है या तो लेस देन 1 हो सकता है. और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गए बिकॉज दोनों का जो सेट का सम है वो पूरा सैम्पल स्पेस बना रहा है. सो दो इट इज़ अ नल सेट, लेकिन हाँ ठीक है, इट गोज बाय द डेफिनेशन. ओके मैम. हाँ. सो ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी उसकी कुछ हो ही. ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑल्सो वर्क्स, राइट? सो या okay. Now comes the next sort of events which is dependent events and independent events. जैसे कि हमको नाम से थोड़ा पता चल रहा है डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं. डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक का होना दूसरे के होने को अफेक्ट करता है. जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के होने को अफेक्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कि मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, पहली बार हेड आया, अब मैंने कॉइन दोबारा टॉस किया, तो जो मेरा दोबारा इवेंट आएगा क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे पहले क्या आया था? नहीं करेगा, राइट? जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट. सॉरी. सो एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, यानी कि पहले वाला जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है. सो दोज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इवेंट्स वेयर द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं. जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, आपने मल्टीपल कॉइन्स टॉस किए हैं तो वो सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. चाहे एक कॉइन को आपने बार बार टॉस किया हो या साइमल्टेनियसली आपने बहुत सारे कॉइन्स टॉस किए हो, एक ही बात है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. ड्राइंग कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट. अच्छा, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का? यस मैम. पता है? बताओ. बताओ. मैम अगर कार्ड निकाल के फिर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो फिर विदाउट रिप्लेसमेंट होगी. विदाउट रिप्लेसमेंट कौन सा हुआ? जब हम कार्ड निकाल के उसको दोबारा डाल देते हैं. नो मैम. नहीं डालते. यस मैम. करेक्ट. सो अगेन एज द नेम सजेस्ट, विद रिप्लेसमेंट होता है कि भाई जैसे आपके पास कार्ड का डेक था, आपने एक कार्ड निकाला, जैसे कि आपने मान लीजिए एक रेड, आई विल ड्रॉ इट, इट विल बी मोर क्लियर. जैसे आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स था, मैं डेक ऑफ कार्ड्स को कुछ में कैसे बनाएं, ऐसे कुछ बना लेते हैं, जो भी है. अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है ऐसा बना लो, ठीक है. एक उसमें डाल दिए मैंने कार्ड्स, एक टम्बलर में डाले हुए हैं सारे कार्ड्स, किंग्स वगैरह जो भी हैं सब इसमें है. अब इसके अंदर 26 रेड कार्ड्स होंगे और 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे, करेक्ट. अब आपने एक कार्ड इसमें से ड्रॉ किया और जब आपने ड्रॉ किया तो आपने देखा वो रेड कार्ड था,
तो टम्बलर के अंदर से एक रेड कार्ड बाहर आ गया, राइट। अब जब अब आपने बाहर आ गया और आपने रख दिया, साइड टेबल में रख दिया, और यहाँ टम्बलर में से दूसरा कार्ड निकाला, तो अब मुझे ये बताओ पहली बार रेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/52. क्या थी? 1/26. रेड कार्ड की ओनली 1/26. 1/26। यस मैम. 26/52. 26/52 होगा ना? हाँ हाँ 26 रेड कार्ड है, 26 ब्लू है, तो रेड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 26/52 होगी ना, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, करेक्ट? यस मैम. हाँ। सो पहली बार आपके रेड कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। अब आपने ये रेड कार्ड निकाल के एक साइड स्टूल पे रख दिया, मेरे को नहीं पता था मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा खराब है, ठीक है। सो आपने एक साइड स्टूल पे रख दिया 1 रेड निकाल के। अब आप बताइए, अब आपको एक वापस से एक कार्ड निकालना है रेड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले तो ये 25/51. 25/51 कैसे आया ये? क्योंकि जब आप यहाँ से एक रेड निकाल देंगे तो अब टम्बलर का सिचुएशन बदल गया है, वो हो गया है 25 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लू कार्ड्स, विदाउट रिप्लेसमेंट. करेक्ट? तो Yes, अब जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी इन द सेकेंड चांस वो हो जाएगी 25/51। सो जब हमने कार्ड निकाला, डेक में से कोई कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आई डिडंट रिप्लेस द कार्ड बैक इनटू द टम्बलर, मैंने निकाल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस के अंदर जो रेड का निकालना है यानी कि ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, दो दैट बिकम्स अ डिपेंडेंट इवेंट, समझे? क्योंकि दूसरी बार रेड का निकालना इस बात पे डिपेंड करेगा कि पिछली बार क्या निकला? क्या निकला था। वो अलग बात है कि ब्लैक, हाँ अगर पिछली बार ब्लैक निकला होता तो, ब्लैक निकला तो, अगर फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक कार्ड निकला होता इंस्टेड ऑफ 1 रेड 1 ब्लैक निकला होता, तो सेकंड चांस में रेड के आने की क्या होती? 26/51. करेक्ट, वेरी गुड। तो सेकंड चांस में प्रोबेबिलिटी बदल जाती, 26/51 हो जाती। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अगर हम कार्ड को विदाउट रिप्लेसमेंट हमने निकाला तो देन द ट्रायल्स बिकम डिपेंडेंट, यानी कि इवेंट बिकम्स डिपेंडेंट। द ड्रॉइंग ऑफ अ रेड कार्ड ऑन द फर्स्ट टाइम एंड ड्रॉइंग ऑफ अ रेड कार्ड ऑन द सेकेंड टाइम बिकम्स डिपेंडेंट। वहीं उसकी जगह अगर मैं यहाँ से कार्ड निकालती, देखती अच्छा रेड आया है ठीक है, अच्छा ब्लू आया है, ब्लैक आया है ठीक है, और उसको वापस अंदर डाल देती और फिर दूसरी बार एक और कार्ड निकालती, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती रेड कार्ड आने की? 1/2. 1/2 होती। और पहली चांस में कितनी थी? 1/2 थी। सो व्हेन आई डू इट विद रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज। पहली बार चाहे आप रेड निकालो चाहे आप ब्लैक निकालो, दूसरी बार प्रोबेबिलिटी अनचेंज्ड ही रहती है, 1/2 ही रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। बात समझ में आई कि हम कैसे कहते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट यही कहता है कि इवेंट्स जहाँ पे आउटकम एक इवेंट का दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। While on the other hand डिपेंडेंट क्या होते हैं? Events where the outcome of one event affects the outcome of another, यानी कि जब हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं की थी तब डिपेंडेंट था। Drawing cards without replacement, the probability of the second card depends on the outcome of the first. पहली ट्रायल में आपका क्या आउटपुट आया उस पर डिपेंड करेगा कि दूसरी बार में निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यानी कि E1 और E2 दोनों होंगे कि प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2। इसका मतलब ये हुआ, अभी ये गिवन E2 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ
अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि आई हैव 2 ट्रायल्स एंड 2 ट्रायल्स है मेरे पास, मतलब इवेंट 1 होगा और इवेंट 2 होगा, राइट। पहली बार कुछ कार्ड निकलेगा और दूसरी बार में कोई कार्ड निकलेगा, रेड निकल सकता है या ब्लैक निकल सकता है। तो अब मैं बोल रही हूँ ये रेड है और ये ब्लैक है, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट इवेंट में रेड निकले और सेकेंड इवेंट में ब्लू निकले, ब्लैक निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि पहले चांस में रेड निकला एंड कि सेकेंड चांस में ब्लैक निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। ये मतलब E2 उधर चला गया क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 लिखो या E2 इंटरसेक्शन E1 लिखो, बात एक ही है, अग्रीड है ना। E1 एंड E2 होगा या E2 एंड E1 होगा, एक ही बात है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, वही जो हमने कैलकुलेट की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट की थी हाफ क्योंकि रेड निकालना था, और प्रोबेबिलिटी ब्लू की हमने निकाली थी 25/51, जो कि प्रोबेबिलिटी कब आई थी? जब E1 हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थी वो व्हेन E1 हैज़ हैपेंड। ये लिखने का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, अगर B हो चुका है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो जो हमने 25/51 डायरेक्टली निकाल लिया था विद आवर डोमेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अब आपको फॉर्मूले से समझ में आया। ये और इसका मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका मैथमेटिकल पार्ट और फिर आगे वापस देखेंगे, बट बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट आई गेस ये आपको समझ में आना चाहिए। आया, राइट? ओके। वहीं पर जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात होती है, ये तो डिपेंडेंट हो गया, जब इंडिपेंडेंट की बात होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो हमने लिखा था राइट ऊपर, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये जो अभी पहले लिखा था, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, यही लिखा था। ये कॉमन फॉर्मूला है, चाहे डिपेंडेंट इवेंट है चाहे ये जो ऊपर हमने देखा था डिपेंडेंट इवेंट में। अब अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट होते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 क्या E2 के बराबर नहीं हो जाती? क्योंकि E2 को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, E1 हो तो भी E2 की प्रोबेबिलिटी उतनी रहेगी, E1 ना हो तो भी उतनी रहेगी, जब भी तो वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर हो जाता है, और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आई? गुड। सो यहाँ तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होते हैं, और उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमें डिपेंडेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके। ओके, बिफोर मूविंग ऑन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन, नहीं, ओके, ठीक है। मान लो कि IAS का
नहीं, आपने यहाँ पे सपोज अपना 50 का बैच है, ठीक है, बच्चे हैं क्लास में 50 का बैच है, ठीक है, एंड जो बैच बनता है वो एग्ज़ाम लेके बनता है, यानी कि एक एग्ज़ाम लिया जाता है और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं दे फिल अप द सीट, ठीक है। अब बच्चे एक एग्ज़ाम हुआ, देयर वाज एन एग्ज़ाम, बच्चे आए, उन्होंने 25 सीट्स फिल कर दिया, यानी कि 25 बच्चे पसंद आ गए और 25 बच्चों ने सीट फिल कर, हमने 25 बच्चों को एनरोल कर लिया कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, वी एनरोल्ड दीज 25। अब बच गई 25 सीट। अब और बच्चों ने रजिस्टर किया एग्ज़ाम देने के लिए, मोर स्टूडेंट्स केम इन, मोर स्टूडेंट्स केम इन। अब इनका इन 25 सीट्स पे आना, दीज मोर स्टूडेंट्स, इनका इन 25 सीट पे आना, इज दिस अ इवेंट? अगर मैं इसको E2 कहती हूँ और इसको E1 कहती हूँ, तो क्या E2 E1 पे डिपेंडेंट है? यानी कि यहाँ इस लॉट में से बच्चों का सेलेक्ट होना डेटा प्ले के बैच में, इज दिस डिपेंडेंट ऑन E1 और इंडिपेंडेंट? थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचो, हो सकता है ये का आंसर ना हो, मैंने भी अभी बनाया क्वेश्चन, सो वी विल डिस्कस टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आ गया या फिर क्वेश्चन रिपीट करना है? आ गया मैम। ठीक है। ये एक मैंने थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि 100 नंबर का पेपर था और 70 कट ऑफ थी, कि 70 के ऊपर जो आएगा वो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और 50 का बैच बनेगा। तो पहले बार में जो बच्चे आए उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 25 बच्चे कट ऑफ के ऊपर आए होंगे, तो वो 25 बच्चे बैच में लाइक एनरोल हो गए। दिस इज़ इवेंट 1। अब और बच्चे आए, क्योंकि सीट्स फिल नहीं हुए थे, 50 बच्चे नहीं आए थे, तो वापस से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो अब जो बची हुई सीट्स हैं, तो डू दीज स्टूडेंट्स E2, डू दीज स्टूडेंट्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इन द बैच एज दीज स्टूडेंट्स, ये वाले E1? लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है, बस ऐसे ही आपका दिमाग खोलने के लिए पूछा है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ थॉट आ रहा होगा। एनीवन? मैम डिपेंडेंट हो सकते हैं शायद। क्या सौरभ, दोबारा बोलो। मैम डिपेंड हो सकता है उस पे, अगर पहले जो 25 बच्चे जो ज्वाइन करें, अगर उनमें से कोई लीव कर गया फिर तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। नहीं, ये 25 तो हो गए ज्वाइन, ये एनरोल कर लिए, अब 25 ही सीट बची हैं, इनमें से कोई लीव नहीं करेगा, 25 ही सीट बची हैं, तो इन बच्चों की इस सीट पे सेलेक्ट होने की सेम प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि इसका कोई डेफिनेट आंसर होगा, बट आई जस्ट वांट टू सी कि आप कैसे सोच रहे हो। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है और पहले कुछ लॉट 1 था, उसने एग्ज़ाम दिया और 25 सीट्स फिल करी, फिर लॉट 2 आया, उसने बची हुई 25 सीट्स फिल करी, तो इन बच्चों के पास क्या उतनी प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की जितनी इनके पास थी? नहीं मैम, कम होगी। कैसे? मैम पहले पैसे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/50 होगी हर एक स्टूडेंट्स की।
1/50 क्यों होगी? वो तो मार्क्स पे डिपेंड करेगा ना बच्चों के, यस मैम। कि जैसे जिसका 70 के ऊपर आया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हर बच्चे की प्रोबेबिलिटी इक्वल है यहाँ आने के लिए? कोई और थॉट? किसी को कोई और बता रहा है कुछ? मतलब ये क्वेश्चन जस्ट मैंने ऐसे ही दे दिया जस्ट टू सी द पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड थोड़ा सा एक कुछ सिनेरियोज डेवलप करने के लिए। इट्स नॉट लाइक डेफिनेट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, बट कोई और कुछ कहना चाहेगा? Ma'am, maybe it is not dependent because the lots are not same. So the not same sample space for two events. नॉट सेम सैम्पल्स यानी कि यहाँ पे कुछ और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ कुछ और बच्चों ने एग्ज़ाम Yeah. दिया, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब इंडिपेंडेंट है। Yeah, I think. ओके, ठीक है। सो ओके, सो आई हैव अ पर्सपेक्टिव हियर कि पहले 50 सीट अवेलेबल थी, ठीक है? पहले जब बच्चे आए लॉट 1 वाले तो 50 सीट्स अवेलेबल थी, तो 25 बच्चे ही ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 70 के ऊपर स्कोर किया, है ना? तभी तो 25 सीट भरी, करेक्ट? अग्रीड? ठीक है। यस मैम। अब और 25 सीट बची हुई हैं, अब और बच्चे आते हैं। अब मान लो यहाँ पे 30 बच्चे थे जिन्होंने 70 के ऊपर स्कोर किया, 30 बच्चों ने 70 के ऊपर स्कोर किया, लेकिन अब 30 के 30 नहीं आ सकते। नाउ द कट ऑफ माइट इंक्रीज, लाइक क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, 25 सीट ही भरनी है, और अगर इनका 70 के ऊपर स्कोर आया भी है तो भी द फर्स्ट 25 विल गेट सेलेक्टेड। मतलब बचे हुए बच्चे 70 के ऊपर आने के बाद भी सेलेक्ट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सीट्स। Okay, so I just spontaneously gave this question to just थोड़ा सोचने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों ने 50 सीट के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे उन बच्चों ने 25 सीट के लिए अप्लाई किया है ना? IITs में जैसे पहले 5000 सीट्स थी, फिर सीट्स 10,000 हो गई, तो सीट्स अगर बढ़ जाएंगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना सिलेक्शन होने की। Yes. So sort of, not very related to the exact topic, but हाँ एक समझने के लिए, ठीक है? Everyone agrees to it? कोई और पर्सपेक्टिव है? ओके, ठीक है। So I think we will rest here. Additive rule of probability और multiplicative हम next class में लेंगे। यहाँ तक हमने एक basic idea लिया about what is probability and types of events, और ये सब हमने आज देखा। And the next we'll take up in the next session, जहाँ पे हम additive multiplicative rule पढ़ेंगे और conditional probability पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है, और questions लगाएंगे। मोर ओवर, कितने लोगों ने अब स्टैट्स का CPP कर लिया है? ये क्या चक्कर है? तुम लोग को स्टैट्स नहीं पसंद आया क्या? अच्छा, ऐसा कोई है जहाँ जिसने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं? ऑल द 5 असाइनमेंट्स? अभी किसी के भी कंप्लीट नहीं हुए?
मैम मार्केट बास्केट का वो कॉन्सेप्ट्स बाकी है ना। अच्छा, तो यू आर वेटिंग फॉर कि वो कॉन्सेप्ट्स के बाद ही आप एक साथ डालोगे। हाँ अच्छा, ओके, सो देन मतलब एट योर लेवल असाइनमेंट्स आर डन, तो फिर आप स्टैट्स का सीपीपी कब कर रहे हो? स्टैट्स का सीपीपी मैंने हार्ट प्रॉब्लम्स तक कर लिया है, बस हार्ट प्रॉब्लम्स बचे हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी सीपीपी है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आपका एक रिफ्रेश हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू रिमाइंड दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि अब मैं आपको फिर प्रोबेबिलिटी के सीपीपी दूंगी, तो फिर जिसने एटलीस्ट असाइनमेंट्स कर लिए हैं, यू मूव टुवर्ड्स स्टैट सीपीपी एंड देन वील डू प्रोबेबिलिटी का सीपीपी, बिकॉज उसमें भी probability के CPPs will be little more tricky than the statistics CPP, क्योंकि probability के concept में थोड़े और चीज़ें आ जाती हैं, stats में हमने काफ़ी basic पढ़ा था, तो आप करो, don't take it lightly, do the CPP and do this and yeah, we'll meet in the next session for the follow up topics. Any questions in probability up till now? ओके, वन एडवाइस, अच्छा पहले तो जो लोग आप हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था आप इन योर 11th-12th? सबके पास था? दैट्स ग्रेट, ओके। सो अगर सबके पास था तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप 11th-12th का NCERT इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, सो उसका प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक्स यू विल नॉट इवन टेक लाइक, आई डोंट थिंक उसमें 1 घंटा भी लगेगा, उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। सेट एंड सेट थ्योरी भी है उसमें, 9th to 12th का पूरा देख लेना, सेट एंड सेट थ्योरी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, ये दोनों टॉपिक्स 9 से लेकर 12th तक जिस भी ईयर में आए हैं वो पूरा आप पढ़ लें बिफोर द नेक्स्ट सेशन, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू, तो आपके भी फ्रेश हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। सो दैट्स द एडवाइस, एंड फिर उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल राइट, ओके, थैंक यू।